भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की थी। जो पाणिनि थे उन्होंने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की थी। उनसे पहले की व्याकरणों का उल्लेख किया गया है, जो पहले उनके समय से भी पहले व्याकरण थे। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था, एक दिन टिक चुका था और एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा भी है बन चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। यह दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। इसमें संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क आपस में हो चुका था। अब पहले में ये भी बताया गया है कि जो पहले के समय में औषध विज्ञान की शल्य चिकित्सा जो भी ट्रीटमेंट कैसे करते थे, कैसे लिखा, सारा कुछ इसमें बताया गया है। इन्हें बताया गया है कि पुराने समय में प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकें ईस्वी सन की शुरू की सदियों में लिखी गई है। इनमें औषधि पर जो ये ट्रीटमेंट की दवाई होती है उनमें चरक की पुस्तकें हैं और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य हुआ करते थे। चरक राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे और जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। जो ये पाठ्य पुस्तकें लिखी गई थी उस समय उनमें काफ़ी सारी बीमारियों का जिक्र भी किया गया और इलाज के तरीके भी बताए गए हैं। शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को एक तरह का विषय बनाया गया है। इसमें लेखक का जो रुझान है, लेखक क्या प्रयोगात्मक यानी एक तरह से वो करना चाहता है कि कुछ भी हो, प्रैक्टिकली जो करते थे काम वो सारा इसमें लिखा हुआ था। कैसे शल्य प्रशिक्षण जो डॉक्टर का प्रशिक्षण यानी उनको सिखाया जाता था, उनको शिक्षा दी जाती थी कि मुर्दों की चीरफाड़ कैसे करी जाती है और ऑपरेशन भी जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना और मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब भी उस समय में भी शामिल होते थे कि ये सब चीज़ें भी उस समय होती थी। और ये सब आज की जो पुस्तकें उस समय की लिखी हुई हम उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। अब इसमें बताया गया है कि घावों के जीवाणुओं को, जो घाव होते थे उनके जीवाणु थे, उनको धुआं देकर कैसे मारा जाता था। जीवाणु को खत्म करने का भी सारा तरीका उसमें लिखा हुआ है। महाकाव्य के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया। बता रहे हैं कि वनों में विश्वविद्यालय ये होते थे। ये कस्बे या शहर से दूर नहीं होते थे, लेकिन शहर से वो बाहर होते थे। इसमें विद्वानों के शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल किए, जैसे सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। मतलब जो ये विश्वविद्यालय बनाए जाते थे इसमें अलग अलग तरीके के प्रशिक्षण होते थे, कैसे हर चीज़ उनमें उनको सिखाई जाती थी। ये वन आश्रम शहरों से दूर इसलिए होता था ताकि जो जीवन के आकर्षण है शहरी जीवन में उससे बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना आवश्यक हो। क्योंकि अगर वो शहर में रहेंगे तो उनका मन शहर में ही लगा रहेगा और वो अपनी शिक्षा को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको कुछ वर्ष के लिए ऐसे ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने को कहा जाता था ताकि वो यहाँ पे अच्छे से शिक्षा ले सके। इन वन शिक्षालयों में प्राय छोटे छोटे गुट रहते थे, क्योंकि इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। कि मतलब अध्यापक भी वहाँ पे अच्छे होते थे जो काफ़ी अच्छे से प्रशिक्षित करते थे। जो बनारस है हमेशा से शिक्षा का केंद्र रहा है। बुद्ध के समय में वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय याद रखना आपको, तक्षशिला या तक्षशिला। यह विश्वविद्यालय विश्व रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था और भारत के दूर दूर के हिस्से के लोग यहाँ पर विश्वविद्यालय में आया करते थे। और जो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय है यहाँ पे स्नातक की डिग्री लेना काफ़ी विशेष योग्यता की बड़ी बात मानी जाती थी, विशेष योग्यता की बात मानी जाती थी यहाँ पे। और जो चिकित्सक यहाँ की आयुर्वेदिक विद्यालय से पढ़कर निकलते थे उनकी बड़ी कद्र होती, उनकी वैल्यू होती थी। कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए जो यहाँ से इस विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री लेकर गया है उसी चिकित्सक को बुलाते थे। ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने भी व्याकरण बोलते हैं कि जो जिसने व्याकरण की रचना की थी, तो ये उसका होते हैं व्याकरण।
पाणिनि ने भी यही शिक्षा पाई थी। जो पाणिनि थे जिन्होंने व्याकरण की रचना की थी, वो उन्होंने भी शिक्षा यहीं से पाई थी। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का केंद्र भी बन गया। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खिंचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे, यानी पुराने समय के भारतीय कैसे होते थे। हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी हमें जो इसकी जानकारियाँ उपलब्ध है उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर हमारे सामने आती है कि हम अच्छे से तो नहीं जानते कि कैसे थे, लेकिन कुछ धुंधली सी तस्वीर हमारे सामने आती है। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी, अपनी जो उनकी परंपराएं थी उन पर गर्व करने वाले थे, रहस्य की खोज करने वाले, हाथ पांव मारने वाले यानी मेहनत करने वाले काफ़ी थे, प्रकृति और मानव जीव के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग सुदूर अतीत के भारतीय हुआ करते थे।